हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, तो हम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो लिखी है, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब जो था वो लास्ट मुगल रूलर था पावरफुल। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए, उसके बेटे उनके बेटे वो ज़्यादातर पावरफुल नहीं थे, वर्दी नहीं थे राजा बनने के लिए। क्योंकि औरंगजेब ने कभी उन्हें कुछ सीखने ही नहीं दिया, क्योंकि औरंगजेब को डर लगता था कि अगर वो सीख गए तो वो मुझे मार देंगे या मुझे हटा देंगे, जैसे उसने अपने फादर के साथ किया था। इस वजह से उसने अपने बच्चों को कभी भी कुछ सीखने नहीं दिया और वो ज़्यादा अच्छे रूलर नहीं बन पाए। तो औरंगजेब की जब डेथ हुई कब, 1707 में, तो उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे जो उसके सूबेदार थे, सूबेदार क्या होते थे उस टाइम पे कि औरंगजेब कुछ लैंड अपने सारे पूरे इंडिया पे जितनी उसकी टेरिटरी थी उस पर रूल तो अकेला वो कर नहीं सकता था, तो वो हर लैंड के लिए कोई ना कोई सूबेदार वो करता था अपॉइंट। सूबेदार का काम क्या होता था, वहां से टैक्स कलेक्ट करना औरंगजेब के लिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ, सूबेदार जो थे जिन्हें गवर्नर भी बोला जाता था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब ने इन्हें अपॉइंट किया था जिस राज्य पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसी राज्य को औरंगजेब की टेरिटरी से अलग कर दिया और खुद वहां के राजा बन के बैठ गए। ओके, और उसी टाइम पे क्या हुआ, जो रीजनल किंगडम थे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे थे। रीजनल किंगडम क्या थे, सतवाना, जो हम 7th क्लास में पढ़ के आए हैं अपनी, सतवाना थे, पाल्स थे, प्रतिहार थे, ये सब। इसके बाद क्या हुआ, जब सूबेदार ने अपना अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लिया, तो जो दिल्ली थी जिसे सेंटर माना जाता था अब तक, वो सेंटर की तरह काम करना उसने बंद कर दिया। क्योंकि जब तक औरंगजेब रूलर था वो दिल्ली में बैठ के रूल करता था, लेकिन जब सूबेदार ने अपना लैंड या जो उन्हें गिवन था वो अलग कर लिया औरंगजेब की टेरिटरी से, तो वहाँ पे दिल्ली का कोई काम नहीं रहा, तो दिल्ली हमारा सेंटर की तरफ वर्क करना बंद कर दिया था। जब ये सब कुछ हो रहा था उसके बाद भी 1750-1760 के आसपास क्या हुआ, एक और पावर बहुत जनरेट हुई, जो पावर थी ब्रिटिशर्स भी बहुत जल्दी जल्दी इंडिया में आ रहे थे ट्रेड करने के लिए। और ये सब कुछ उन्होंने ट्रेड से टेरिटरी को कैसे बनाया, सबसे पहले वो आए ट्रेड करने के लिए। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। वो यहाँ पर आए कि व्यापार करेंगे हम, और व्यापार के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चैप्टर में हमें इसी चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, नीचे एक इमेज दी हुई है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन। अब क्या हुआ, औरंगजेब के बाद और भी रूलर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने पूरा ऑक्यूपाई कब करा, 1857 में। 1857 का रिवोल्ट तो आप सबको ही पता है। उस रिवोल्ट में क्या हुआ था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट था। उसमें क्या हुआ, इंडियंस ने बहादुर शाह जफर को अपना किंग बना दिया, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए उन सब में लास्ट में जो था बहादुर शाह जफर ही थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर सेकंड भी बोला जाता है। तो बहादुर शाह जफर को क्या करा, उन्होंने दिल्ली पे हमला किया, रिवोल्ट जब हुआ था 1857 का, और बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना दिया कि बहादुर शाह जफर हमारे राजा हैं, अब से यही हम पे रूल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को पता चला बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया गया,
तो उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया। बहादुर शाह जफर को तो जेल हुई, लेकिन जो उनके बेटे थे उन सबको मार दिया गया, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो एजेड थे, उन्हें पता था ये ज्यादा साल नहीं जिएंगे, लेकिन उनके बेटे आगे चल के रिवोल्ट कर सकते थे, इसलिए उनके सब बेटों को मार दिया गया जबी के जबी। तो इमेज उनके अरेस्ट के टाइम की ही दी हुई है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हेडिंग जैसे हमारी गिवन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों बोला जाता है? जब भी हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रिटेन से इंडिया जो है वो ईस्ट की साइड है। तो जब भी ब्रिटेन कोई भी कंट्री ईस्ट की साइड जाएगी तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। जब वो वेस्ट की साइड गई तो उसे वेस्ट, या जिस भी कंट्री गई उसके हिसाब से नाम दिया गया। इसीलिए क्या हुआ था इसके स्टार्टिंग में, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने फर्स्ट ने क्या करा था, 1600 में इन्हें परमिशन दी कि जाइए आप ईस्ट में ट्रेड करिए। और जो परमिशन थी उस परमिशन को बोला जाता था चार्टर। चार्टर मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इन्हें परमिशन दी गई। और इस चार्टर में क्या था, इनकी मोनोपोली थी। दैट मीन्स मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली में क्या होगा, उसको कंपनी को एकलौती परमिशन है कि ब्रिटेन से इस कंपनी के अलावा और कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड करने नहीं जाएगी, जिस वजह से कंपटीशन ना हो और उन्हें वहां से चीजें सस्ते में मिल पाए। ओके, तो हम इसमें देखेंगे, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। वही चीज जो मैंने आपको बताई, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस। उनका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव उनका था कि उन्हें गुड्स जो थे, गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज, सामान, वो उन्हें चीप रेट में चाहिए थे। इसी वजह से वो ट्रेड करने के लिए ईस्ट की साइड आए थे कि अलग अलग कंट्रीज में हम जाएंगे। The company did not have to fear competition from other English companies, trading company that's called mercantile। एक वर्ड इसमें दिया हुआ है, क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है mercantile। तो जो वर्ड हमने देखा अभी, कौन सा वर्ड था? वो वर्ड था mercantile। ओके, मर्सेंटाइल। ओके, मर्सेंटाइल का मीनिंग क्या होता है हमें बॉक्स में दिया हुआ है, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम हायर प्राइस। कोई भी कंपनी जो बाय करती है चीप रेट पर और सेल करती है हाई रेट पर, तो आपको पता है अगर कोई चीज आप सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, तो वो मर्सेंटाइल कहलाएगी कंपनी। इसके अलावा हम देखेंगे आगे, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। जैसे कि जो हमारा चार्टर था उसमें क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली की कि आप जाइए और ट्रेड कीजिए, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, जो बाकी ईस्ट वहां पे यूरोप में कंपनी थी जैसे फ्रेंच वगैरह, ये सब भी इंडिया आ सकते थे, क्योंकि उसके जो चार्टर था वो सिर्फ इंग्लैंड तक था।
इंग्लैंड की बाहर की कंट्रीज़ के लिए वो परमिशन वैलिड नहीं थी। इसी वजह से बाकी कंट्रीज़ वहाँ पे आई और कंपटीशन बढ़ा, जिस वजह से भी चीज़ें धीरे धीरे महंगी हुई और जो चीप रेट में वो खरीद रहे थे स्टार्टिंग में, वो चीज़ कम होनी चालू हुई और उन्हें हाई रेट में वो मिलने लगा। ओके, तो इसी वजह से फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थीं। तो आगे हम देखेंगे ईस्टर्न बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप। ऊपर आप मैप देखेंगे अगर वर्ल्ड का, तो अफ्रीका के नीचे एक इस तरह का एंगल बन रहा है जैसा हमारे इंडिया के नीचे भी बनता है, तो इसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। अब इसे ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब भी कोई इंग्लैंड की साइड से हमारे इंडिया की साइड ईस्ट में आता था, तो वो जब यहाँ तक आता था तो यहाँ जाके प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर तूफान जो होते हैं, समुद्री तूफान, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से वो कभी इसे पार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार इसे क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि इंडिया जैसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनमें उन्हें सब सामान मिल जाता है सस्ते में जो उन्हें अपनी कंट्रीज के लिए चाहिए होता है। जैसे कि इंडिया में वूल, कॉटन, ये सब चीज़ें सस्ते में मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड में क्या होता था, इंग्लैंड में ठंड रहती है आप जानते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ से इंडिया से वो खरीद के सस्ते में इंग्लैंड में जाके बेच देते थे। आगे हम देखेंगे द पोर्टुगीज had already established their presence in the western coast of India। ब्रिटिश से पहले कौन आए? ब्रिटिश से पहले आए हमारे पोर्टुगीज। ओके, तो ब्रिटिश से पहले पोर्टुगीज आ गए थे। आपने नाम सुना होगा किसका? वास्को डिगामा का, सबसे पहला जिसे बोला जाता है इसने इंडिया की खोज करी ब्रिटिशर्स के लिए या फिर ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जिसने बताया कि इंडिया जैसी कंट्री है, तो वो था वास्को डिगामा। वास्को दा गामा। अब ये कब आया था इंडिया? ये आया था 1498 में, सॉरी 1498। ओके, तो आप देखेंगे 1600 में तो उन्हें परमिशन मिली थी इंग्लैंड वालों को और 1498 तक इसने खोज कर दी थी। तो पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स से भी पहले। इसके अलावा बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडियन ओशन और फ्रेंच ट्रेडर भी। पोर्टुगीज के बाद आए डच, फ्रेंच, डच हमारे डेनमार्क के होते हैं, फिर ब्रिटिशर्स, बहुत सारे अलग अलग इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। और सब लोगों को ही सेम चीज चाहिए थी, क्योंकि सब कंट्रीज में ठंड बहुत ज्यादा होती है, सबको स्पाइसेस चाहिए थे, सबको वूल चाहिए था, तो कंपटीशन बढ़ना तो नॉर्मल था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। कॉटन का एंड सिल्क का बहुत बड़ा मार्केट है यूरोप में, क्योंकि वहां 12 महीने ठंड ही रहती है। इस वजह से इंडिया में ये चीज सस्ती मिलती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है क्लाइमेट कैसा होता है, 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंड। इसी वजह से वो इंडिया में आते थे, सस्ते में खरीदते थे, यूरोप जाके बेचते थे महंगा, तो उन्हें प्रॉफिट होता था। लेकिन जब इन चारों को ही चाहिए था सेम चीज, तो कंपटीशन बढ़ेगा। जब एक चीज होगी और उसके 4 खरीदार होंगे तो उस चीज का कंपटीशन बढ़ना नॉर्मल सी बात है। जब उसका कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके रेट हाई होंगे, और जो पहले कंपनी सस्ते में खरीद रही थी वो चीजें, उन्हें नुकसान होगा। इसी वजह से इन चारों में आपस में क्लैश भी हुए, और इंग्लैंड ने इवेंचुअली लास्ट में इन सबको ही इंडिया से बाहर कर दिया था। आगे आप देखेंगे इन्हें पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, cinnamon टू वर इन ग्रेट डिमांड। मसाले जो होते थे जिन्हें हम कह सकते हैं स्पाइसेस,
स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थे इंग्लैंड में। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इन्वेटेड पुश अप द प्राइजेस, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ते गए। इसका बस एक ही तरीका था इन्हें ख़त्म करने का, क्या? या तो ये आपस में लड़ाई करें, जिस वजह से फ्रेंच और इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो। और ये दोनों क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच की शिप आ रही है तो इंग्लैंड वाले उसे पानी में ख़त्म कर देते थे, या इंग्लैंड की आ रही है तो फ्रेंच वाले, पोर्टुगीज वाले, इन सब में आपस में ये चीज़ चलती रहती थी ट्रेड के लिए, कि कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटर को यहाँ पे आगे ट्रेड ना करने दे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट वॉज प्रोटेक्टिंग थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे सबको पता है अगर कोई सामान आएगा तो उसके लिए अब फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। फैक्ट्री मतलब क्या होगा, उस सामान को रखने की जगह। तो उस सामान को रखने के लिए गोदाम बनाए जाते थे, तो गोदाम के आसपास भी मिलिट्री लगाई जाती थी, उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि एक दूसरे के डर की वजह से। This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। और इनकी जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें लोकल रूलर्स के साथ भी दिक्कत होती थी। ओके, आगे आप देखेंगे Therefore found it difficult to separate trade from politics। और इसी वजह से ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले उन्होंने कहां स्टार्ट किया ट्रेड, वो जगह थी बंगाल में। ओके, तब देखेंगे द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो 1651 में सबसे पहले हुगली रिवर पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था वहां सामान बन रहा था, फैक्ट्री उस टाइम पे मतलब था गोदाम की तरह, जहां पर वो सामान स्टोर करते थे, स्टोर हाउस। तो 61 में कहाँ बनी फैक्ट्री, उनकी बनी हुगली में। हुगली रिवर के आप किनारे जानते हैं आज के टाइम में कोलकाता है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एज अ टाइम एज फैक्टर्स। ओके, इन्हें फैक्टर्स बोला गया, जो फैक्ट्रीज में ट्रेड करते थे उन्हें फैक्टर्स बोला गया। एक टर्म आई है यहाँ। The factory had a warehouse where goods from export were stored। तो फैक्ट्री क्या थी, एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस मैंने आपको बता दिया, जहां पे सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज by 1696 it began building a fort around the settlement। और ऐसे क्या हुआ, ये धीरे धीरे अपनी जगह जो थी वो बनाने लगे। पहले इन्होंने बनाई फैक्ट्री, फिर एक फैक्ट्री बनाई। अब फैक्ट्री के आसपास इन्हें रहने के लिए, रुकने के लिए जगह भी चाहिए, फोर्ट बनाते गए। इसी तरह से ये धीरे धीरे अपनी जगह ऑक्यूपाई करते गए इंडिया की टेरिटरीज में। 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी right over 3 villages। और इसी वजह से 1698 में इन्हें जमींदारी राइट मिले। जमींदारी राइट में क्या करा, जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, इन्हें परमिशन दी कि अब इन 3 गांवों पे आपका हक है, आप इनसे टैक्स लीजिए, इनसे अपना काम चलाइए। ओके, और इनमें से एक था हमारा आज के टाइम का कोलकाता। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इट वाज परसुएडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट द ट्रेड ड्यूटी फ्री। और फिर एक आता है फरमान। फरमान का मतलब होता है उर्दू में, फरमान एक उर्दू का वर्ड है, फरमान मतलब ऑर्डर। एक उन्हें फरमान दिया जाता है कि अब आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। कहां पर, इंडिया में। ओके,
फरमाना रॉयल एडिक्ट अ रॉयल ऑर्डर। ड्यूटी फ्री का मतलब है जब वो उन्हें टैक्स देने की अब जरूरत नहीं है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्लीज फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेटेड एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक जगह पे दिया पर्टिकुलर जब बंगाल में, तो कंपनी ने चाहा कि उन्हें और भी जगह होना चाहिए, वो इस चीज का मिसयूज करते रहे। For instance, had greatly only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This is they refused to pay. जैसे कि जो ऑफिस फरमान का मतलब क्या था, जो सामान लाएंगे ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन जो ऑफिशियल्स होंगे उन्हें तो देना पड़ेगा ना इंडिया में रहने के लिए टैक्स, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें भी ना देना पड़े। इसी वजह से उनकी मुर्शिद कुली अली खान जो नवाब थे उस टाइम पे बंगाल के, उनसे उनकी बहस हुई और इसी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। ओके, एक इमेज इसमें दी हुई है, लोकल बोट बोरिंग गुड फ्रॉम शिप इन मद्रास प्रिंटेड बाय विलियम स्टिप्सन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। ट्रेड हमारा बैटल पे कैसे पहुंच गया। ओके, ट्रेड टू बैटल। तो इसमें आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट हुए नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब तक औरंगजेब रूल कर रहा था, जब तक क्या था, सब लोग औरंगजेब की बात मान रहे थे, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद नवाब ऑफ बंगाल ने अपना एरिया अलग कर लिया था। उस एरिया अलग होने के बाद उसने कंपनी का फरमान जो था वो कैंसिल कर दिया। नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स। ओके, तो चलिए इसमें डिटेल में देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो था मुर्शिद कुली अली खान। मुर्शिद कुली खान और ब्रिटिशर्स के बीच में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो नवाब थे। लेकिन इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद इनके बेटा जो था अलवर्दी खान, ये राजा बना। इसके भी कॉन्फ्लिक्ट चले उनके साथ। और अलवर्दी खान के बाद जो नेक्स्ट राजा था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ओके, तो क्या हुआ, मुर्शिद कुली अली खान की डेथ के बाद अलवर्दी खान की भी लगातार उनसे लड़ाई चली ब्रिटिशर्स से कि हम आपका टैक्स माफ नहीं करेंगे। फिर सिराजुद्दौला के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर ने सोचा कि अब हमसे नहीं होगा बर्दाश्त, अब हमने इतनी सारी आर्मी बुला ली है इंडिया में, तो अब हम करेंगे युद्ध। और इसी वजह से हमारी जो बैटल ऑफ प्लासी थी, बैटल ऑफ प्लासी, वो हुई। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी में हम जानते हैं क्या हुआ था, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति था, कौन था सेनापति, मीर जाफर ब्रिटिशर से मिल गया था और इसलिए सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया। इसमें हम देखेंगे द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्टिस डिपेंड ऑन द लोकल ऑफिशियल। तो जब इन्होंने वहां पे टैक्स लगाया तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये गलत है, उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो उन्होंने अपनी असेंबली में भी बोला था। और इसी का नतीजा था बैटल ऑफ प्लासी। ओके, तो हमने आज देखा ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के अलावा कौन कौन इंडिया में आए, उसके अलावा उनका बंगाल से क्या हुआ, लड़ाई कैसे हुई, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हमने मुर्शिद कुली अली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला को देखा और अब हम करेंगे इससे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।